अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह मेरा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। यार मेरा दिल करता है मैं बार बार एनी कहूँ क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है अपना नाम लेके और मेरे हाल से हर उस इंसान को खुशी होती होगी अपना नाम लेके कि जिसको अगर कोई भी सीढ़ी वो चढ़ा है और उसको किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और अकेले अपने बलबूते पे मेहनत करके अगर वो आगे बढ़ रहा होता है या आगे बढ़ जाता है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो शायद मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शुक्र है और अल्लाह का बहुत ज़्यादा मुझ पर करम है कि जितनी भी मेहनत की आज अगर वो रंग ला रही है या इतना सा भी हिस्सा है, कहीं अगर मैं इतनी सी भी नज़र आती हूँ या इतने से भी लोग मुझे जानते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि जब आप मेहनत करके कुछ हासिल करते हो ना उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हमने देखने वालों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा मेहनत करें, अपनी नीयत को अच्छा रखें, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचें और आप यकीन करें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे दूर हो। जो इंसान चाहता है वो उसे ज़रूर मिलता है। अच्छा बुरा नहीं, मतलब अगर आप कुछ बुरा चाहेंगे तो वो उसका मैं नहीं कहती, पर अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और आप मेहनत करते हैं, लगन है आपके अंदर, तो मैं मानती ही नहीं इस चीज़ को कि कोई चीज़ आपसे दूर हो सकती है। आप उसको पा सकते हो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें चाहिए मेहनत बहुत की है, नो डाउट मेहनत बहुत ज़्यादा की है, हद से ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरा साथ दिया है। यही चीज़ अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होंगे। और इसी के साथ साथ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को वेलकम करूंगी। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब ये बात किस हद तक मानते हैं कि कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता अगर आप मेहनत करते हो, आपके अंदर लगन होती है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को, अगर ये कहा जाए कि नसीब में शायद ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत करते हो, आपके अंदर लगन है और सच्चे दिल से रब से मांगते हो तो फिर नसीब में ना लिखी हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं, मुझे लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ आप है। बिल्कुल सही कर रही हैं। इसकी वजह सिर्फ दो हैं। जब भी कोई चीज़, अगर आपका जो टारगेट है, जो अचीवमेंट है, जिसे हम लोग गोल कहते हैं ना, अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए दो बातें आप जहन में कर लें। एक तो ये कर लें कि अल्लाह का ये फरमान है कि नाउमीदी कुफ्र है। आपको हर सूरत में कामयाबी मिलेगी अगर आप सच्चाई पर मौजूद हैं तो। बुराई की तालीम, जैसे आपने कहा था, बुराई भी होती है, हर चीज़ का अपना एक टारगेट होता है। अल्लाह ताला ने दो ग्रुप बना दिए, एक अच्छाई का बना दिया, एक बुराई का बना दिया। बुराई वाला बुराई को अचीव करेगा और अच्छाई वाला अच्छाई को अचीव करेगा। ये तो ये वही लोग करेंगे जो कंटिन्यूअस स्ट्रगल करते हैं, अपने आप पे भरोसा करते हैं, अपने आसपास के जो फैक्टर्स हैं उनको रियलाइज करते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते, रियलाइज करते हैं कि आपके आस हर्डल्स क्या हैं, उनको हर्डल्स को आप दूर करते हैं और एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब आप कामयाबी का वो गोल वो अचीव कर लेते हैं जिसका आपको हासिल करना होता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मैं अपने देखने वाले को ज़रूर कहूँगी, दुनिया में या आपके आसपास, आपके शहर में, आप जहाँ काम करते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, जो दोस्त हैं, कुछ भी हैं, अगर एक वक्त आता है कि लोग आपको नापसंद करते हैं तो अपना अखलाक इतना अच्छा रखें, उनके लिए मोहब्बत दिल में रखें, उनसे पॉजिटिव रहें और उनके लिए अच्छी सोच रखें, तो आप यकीन करें वो दिन दूर नहीं है कि आप हर दिल अजीज़ होंगे और आपको इतने चाहने वाले और इतने दिल से प्यार करने वाले लोग आसपास होंगे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और आप दिल से उनसे मोहब्बत करेंगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में यही किया है कि अगर कोई मेरे लिए दिल में मोहब्बत नहीं भी रखता तो मैं उसके लिए बहुत दिल से उससे मिलती हूँ, मोहब्बत उसको दिखाती हूँ, उससे अच्छे से इखलाक से मिलती हूँ। आप यकीन करें मैंने इस तरह बहुत सारे लोगों का दिल जीता है। तो अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो उसके लिए बुग़्ज़ दिल में कभी भी ना रखें, क्योंकि बुग़्ज़ रखने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता, वो सबसे बड़ा दुश्मन अपना होता है। डॉक्टर साहब, बेशक, आज बिल्कुल डॉक्टर ऐसे साहब ही। मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ सुबह सुबह। नहीं, आज मैं आप सुबह सुबह बिल्कुल, कोई अच्छी चीज़ खा के आई हूँ। बिल्कुल अच्छी चीज़ भी खाई है आपने हाँ, और ओवरनाइट भी आपका अच्छा गुजरा है बेशक। माशाल्लाह, फैमिली के साथ, लोगों के साथ, अच्छी एग्जैक्टली। बातों के साथ। और यकीनी तौर पर मुझे महसूस हो रहा है कि आपने कोई अचीवमेंट की है। एग्जैक्टली। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है, मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मेरे रब ने मुझे इतनी सारी अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ दे दी हैं
तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी से, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो, मेरा काम हो, हर एक चीज़ मेरे रब ने मुझे बहुत अच्छी दी है माशाल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम थोड़ा सा कोविड की तरफ आते हैं। अब थोड़ा एक खौफ निकल गया था ना दिल सही से, हम लोग सोचे ठीक है बस अब वो वाली सिचुएशन तो नहीं है, पर अब सही अचानक कुछ नया हुआ है जो कि आप मुझे बताओगे कि क्या सही हुआ है। और आप कोविड का जो जो सही एक आया था वायरस और उसकी वजह से लोग परेशान थे, ये क्या उससे ज्यादा पावरफुल आया है? जी। लेकिन अब ये कहते हैं कि अब दुश्मन कितने ही पावर में आ जाए, हमने उसका प्रोटेक्शन देख लिया है, जी सुन लिया है और अप्लाई कर दिया है। जी यानी वैक्सीनेशन है, हमारी विल पावर बढ़ चुकी है, हमें सब चीज़ों का इल्म है। ये जो नया वायरस आया कोविड-19, इसको कहते हैं XBB 1.5। ठीक है जी, ये एक्स अभी का एक हफ्ते डबल बी पहले का है। 1.5। हाँ 5, ये अभी एक हफ्ते पहले का है ये। ओके डॉक्टर और साहब। ये 30 टाइम मोर इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर बिफोर। हाँ। यानी अगर ये आ गया तो 30 टाइम इसमें ज़्यादा पावर है आपको ओ डैमेज मेरे करने की अल्लाह। है। लेकिन इसके बावजूद हम और आप कहते हैं मुतमईन बैठे। इसकी वजह ये है कि हम पूरी अपनी तैयारी हमने की हुई है। ठीक। समझना। अच्छा, ये जितने भी आप देखा होगा, आप सुनेंगे इस वक्त के जो मौसम है इसमें ज़्यादा लोगों को फ्लू हो रहा है। जी डॉक्टर समझना। पहले इतना फ्लू नहीं होता था। इसकी वजह ये कि ये वायरस इसके अंदर शामिल हो गया ये। अब ये चूँकि अब लोगों ने वैक्सीन की हुई है, लोगों ने प्रोबायोटिक यूज़ किए हुए हैं, लोगों ने जो है जो प्रोबायोटिक के साथ जो उनकी पावरफुल एनर्जी है और जिसकी इम्यूनिटी जो बूस्ट करती है, वो सब पता है हम लोगों को। तो लिहाजा हम बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी डॉक्टर साहब, गुजार ये रहे हैं। माइंड गेम भी तो है सही ना, है। हमारा दिमाग भी तो अब इस चीज को कबूल कर चुका है, ये एक बिल्कुल। चीज है। उस टाइम हाँ तो हम इस चीज को कबूल नहीं कर पा रहे थे, अच्छा ये ठीक है, नहीं बिल्कुल ये अगर हो गया तो पता नहीं हम जी पाएंगे या नहीं, हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। अब सही। जरा दिमाग जो है वो बिल्कुल। और मुतमईन अब है। भी ऐसा ही कि जिसको हमने देखा कि भाई तुमको या ये फिर कोविड पॉजिटिव आ गया, तो उसने कहा ठीक है सर, ठीक सही हो है जाएगा। कोई मसला नहीं है। कोई मसला हम मुझसे कहने देखो ये भी डेंजरस है, नहीं नहीं सर ठीक है सर, आप मेडिसिन दें हम कर लेंगे। इसकी वजह ये है कि वो पूरे विल पावर हमारी बहुत मजबूत हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जी हाँ। ये माजरत के साथ एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, ये सिर्फ पाकिस्तान में आया या पाकिस्तान से पहले कहीं और आ चुका है ये? पाकिस्तान में भी है, बाहर भी है, ये पाकिस्तान में अब भी आ चुका पाकिस्तान में अभी है। आया ये जो फिगर बता रहा हूँ ये तो मैं अमेरिका की बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की। अच्छा। लेकिन ये पाकिस्तान में भी आ चुका है, ये बिल्कुल है। और तमाम चीज़ों की जैसे हमने बताया था उसी तरह से। और ये वही लोग जो बाहर से आए इमिग्रेंट हुए, उन्हीं लोगों के पास है ये। जो नए लोग ऑलरेडी जो रहते थे उनके पास नहीं था ये। अब जैसे कि आपको अगर कोल्ड फ्लू बहुत सारा हो रहा है तो हम समझेंगे शायद ये नया कोविड आ गया, तो ऐसा नहीं है। पूरी लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो माइग्रेट करके आ रहे हैं बाहर से या ट्रेवल करके आ रहे हैं, ये उन्हीं को लोगों का भी हो रहा है। हमें वही पुराना ही है हम उसी में शिकार हम पुराने में ही खुश हैं, हैं। हम उसी में ही खुश हैं। हमें नया कुछ नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब ये बताएं, ये जो नया अब आपने बताया, इस नए के अंदर क्या क्या अब जब इतना पावरफुल है तो सही। फिर कौन सी कुछ चीजें चेंज हुई हैं? वही नज़ला, वही सांस लेने में मसला, वही बुखार, या उसके अलावा कुछ और स्किन पे प्रॉब्लम, XYZ कुछ भी, ताकि सही। हम खुद भी तो बहुत बड़े इसमें डॉक्टर भी हैं ना डॉक्टर साहब, कि हम इसमें खुद आप भी ये जज समझ करते हैं। लीजिए कि जो आम फ्लू है उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं और 1 से 2 प्लस हो जाती हैं आपके कोविड में। अगर आपकी रनिंग नोज है, गला आपका शोर थ्रोट हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है और कफ हो रही है, 4 चीज़ें तो आपके फ्लू में हो रहे हैं। ओके। सब मेरा तो उसमें कोई सीरियस बात नहीं है, वही अपने 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ आपका हाई ग्रेड फीवर है, फीवर ज़्यादा है, गले में सांस डिजनिंग हो रही है, सांस आपकी रुक रही है और खांसी ज़्यादा हो रही है, तो ये कोविड की तरफ चला गया ये। हाँ, अब ये जो कोविड पे आ गया, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जो अभी का कोविड जो नया आया और पुराने में, तो ये होगा कि आज आपको फ्लू हुआ और आज ही आपकी हाई ग्रेड फीवर सब चीज़ें डेवलप हो गई। यानी पहले वाले जो था वो 3 से 7 दिन लगते थे और इसमें 1 से 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है। बल्कि 1 से 3 दिन ही लग रहे हैं। इसका मतलब कि ये बहुत रेपिडली है ये। तो इसके मतलब ये हुआ कि रेपिडली करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जल्दी सांस रोक देगा आपकी, जल्दी आपकी डेथ कर देगा। लेकिन डेथ हुई नहीं है, लेकिन बिल्कुल कॉज बन सकता है। वैक्सीन लगी हुई डॉक्टर साहब, वैक्सीन हमें कितना मतलब बचा सकती है जिन लोगों को लगी? देखिए, कोई भी वैक्सीन हो, आपकी 80-90% से ऊपर कोई भी नहीं है ना। ये 86% की फिगर आई है इसकी, है बाद 80 थी, अब ये इसकी एफिकेसी कम हो रही है, ज़्यादा नहीं कम हो रही। तो अब ये जो बाकी की स्पेस रह गई है तो वो लाजिम आता है कि वो तो एम्प्टी है, वो तो आपको लगाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड की और बूस्टर डोज ले ली है, वो मैं समझता हूँ 99% सेफ़ है, वो सेफ़ है। यानी अगर मैंने लगाई हुई है जैसे, तो मैं सेफ़ हूँ। अब इतने फ्लू हुए सब हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई लाइफ डैमेज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब हुआ। लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि जिनको फ्लू हुए और उनको फिर डिजनिंग हुआ, सांस बंदी हो गई और वे वो वेंट पे गए
और अल्लाह का शुक्र है वहीं से वापस भी आ गए। डॉक्टर साहब, इस दफ़ा शुक्र है अल्लाह का करती हूँ कि मैं बड़ी दुआएं भी कर रही थी। मुझे सर्दी में फ्लू होता है और मुझे फ्लू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, मुझे हर तकलीफ बर्दाश्त है, सिर्फ ये फ्लू बर्दाश्त है। तो मैं दुआ करी थी अल्लाह इस सर्दियों में मुझे ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ एंड हो चुकी निकल है गए। और शुक्र है मुझे नहीं हुआ, क्योंकि माशाल्लाह उसमें एक ऐसी माशाल्लाह। कंडीशन होती है कि आपको सांस ऐसा प्रॉब्लम होती है लेने में, आपके सर में दर्द, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, मुंह जायका किसी चीज़ का नहीं आ रहा होता। डॉक्टर साहब, ऐसे जायके की बात आई तो अब मुझे ये बताएं, इस फ्लू में भी क्या जुबान का जायका जाता है? हाँ, फ्लू में ये नहीं नहीं, जाता। ये इस फ्लू में कोविड में जाता हाँ, है। ये जो अब नया हाँ आया है हाँ, उसमें जाता है, बिल्कुल है। उसमें भी जाता है हाँ जायका बिल्कुल जुबान जाता का। है। इसकी वजह ये होती है कि ये जो वायरस है ये आपके जो नर्व्स हैं, जो रेशियल नर्वस सिस्टम उनको मुतासिर करता है। तो जब उनको मुतासिर करेगा, जो हमारी जो टेस्ट फाइबर्स हैं यानी जो जायके के फाइबर हैं, वो चलते ही नर्व्स के थ्रू हैं। ठीक। समझ, उनमें 9 नर्व्स की होता है हाइपोग्लोस से 12वीं नर्व करेनियन नर्व वो इन्वॉल्व होती हैं और इसमें ये वो डैमेज हो जाती हैं, अच्छा। जिसकी वजह से टेस्ट का आपको जाएगा पता नहीं चलता है आपको। अच्छा, इसी के साथ नमनीस हो जाती है, वो सुनपन आ जाता है। जब वो सुनपन आ जाता है तो लाजिम है हम लोग परेशान होंगे, मरीज परेशान हो गए, मेरे से नमनीस क्यों हो गई, ये हो गई, लेकिन वो रीस्टोर हो जाता है। 0.01 मिलीमीटर ग्रोथ होती है नर्व्स की, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में 25 दिन में ये रिस्टोर हो जाता है। ये कंप्लीट डैमेज नहीं करता। और पहले जैसे होता था कि ये कान के और नस के थ्रू ब्रेन में जाता था और ब्रेन डैमेज करता था, तो ये अभी इतना डेंजरस नहीं है हमारी। और वो जो थी जो ब्रेन डैमेज वाली थी, वो भी कोई हमारे यहाँ जो था कोविड-19 में भी ऐसे कोई केस रिपोर्ट नहीं हुए थे कि जिनको मेनिंजाइटिस हो गया और बहुत फिट्स पड़ गए हों बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उसमें सडन डेथ हो रही थी हमें। तो ये है कि सडन डेथ हो सकती है, नर्व डैमेज हो गया, ब्लॉक हो गया, C4 है, उसने हार्ट मसल को जो है पैरालाइज कर दिया, डायफ्राम को पैरालाइज कर दिया, ये होता था। ये जिस तरह से पोलियो की जो किस्म थी कि हम कहते थे कि वो डेंजरस होती है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो जाता है, उसमें भी इसी तरह होता है, नर्व डैमेज होता है पोलियो के केस में, उसमें भी सडन डेथ हो जाती है। तो ये जितने भी नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है वो ख़तरनाक होता है। अगर वो नर्व में ऐसा हो रहा है कि आपका जायका ख़राब हो रहा है, आपका सुनपन आपको डेवलप हो रहा है, उसके साथ फ्लू भी है, बुखार भी है, डिज़निया भी है, तो आपका डेंजरस है, फौरी तौर पर आप बड़े डॉक्टर को दिखाएं, आप जाएं। और अदरवाइज़ अगर आपका या बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, डिज़निया नहीं है आपको, और सिर्फ टेस्ट फाइबर्स आके मुतासर हो रहे हैं और आपको हल्का फुल्का फ्लू है, तो ये नॉट डेंजरस, ये क्योरेबल है और जल्दी ये सही हो जाता है अच्छा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और बताएं कि अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से देते हैं आप लोग? क्या ट्रीटमेंट इसका होता है? सही। पहले जो था उसका ट्रीटमेंट तो हमें पता है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या सेम वैसा है या थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है? नहीं, कोई मुख्तलिफ नहीं है, तमाम वही चीज़ें आती हैं। पहले हम कहते थे कि भाई आप जो है आप फ्रूट ले लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अब भी हम यही कहते हैं कि आप जो है ना अपनी सपोर्टिव थेरेपी लें। सपोर्टिव थेरेपी से बना दे कि बुखार है तो बुखार की गोली ले ली, जिस्म में दर्द तो जिस्म की ले ली, सांस आ रहा है तो सांस की गोली ले ली आपने, या कोई सिरप ले लिया जो इंजेक्टेबल या ऑक्सीजन लगा लिया आपने, या इसी तरह जो आपकी इम्यूनिटी की वो ले ली, वैक्सीन लगा ली। अब भी वही है, सेम है, सब अप्रोच में फ़र्क है। अगर एक सिस्टम आपके पास डेवलप हो रहा है और वो कोविड-19 का लेटेस्ट फॉर्म अगर आपके पास आ रही है, तो आपको इमीडिएट उसको फर्स्ट एड देनी होगी। यानी आपको कुछ देर नहीं करना। आप ये नहीं होगा आपने कहा कि चलो ये तो हो ही रहा है, फ्लू के साथ हो गया और वायरस भी हो गया, चलो हम ठीक हो जाएंगे, तो नहीं, ये सडन डेथ भी कर देगा, ये फेलियर कर देता है। तो हमेशा अप्रोच में जो है ना फ़र्क आता है। अभी ये कि जो भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो भी अपनी छठी इसको होशियार रखे कि मुझे ये है या पेशेंट को ये हो रहा है, तो फौरी तौर पर हेल्प करे वो उसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने छठी इसका बोल के मुझे एक सवाल याद करवा दिया, पर अब टॉपिक से हट जाएंगे, वरना बड़े मज़े की एक छठी इसकी बात थी, मेरे फिर डॉक्टर साहब फिर कभी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं, अब पाकिस्तान में ये आ चुका है, जिस तरह से कोविड के टाइम पे पाकिस्तान में ये था कि आपको अगर कोविड हो चुका है तो आपने अलग रहना है, ठीक है। अब लोगों ने वैक्सीन भी लगाई हुई और कुछ लोगों ने जो ज़्यादा समझदार थे उन्होंने कहा नहीं लगाओ, 2 साल में मर जाएंगे, ये वाला भी तो था ना। 2 साल तो हो गया। अब देखें ना डॉक्टर साहब, तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने नहीं भी लगवाई इस वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे ना नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो नेगेटिव चीज़ों को हम ज़्यादा पिक करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग पीछे रख देते हैं। अब मुझे बताएं, अगर किसी को हो चुका है तो क्या वो भी अब लोगों से अलग होके अकेले रहना उनके लिए लाजमी है कि इतना पावरफुल कोरोना फिर किसी को ना हो? सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए वायरस तो वायरस ही है
उसकी आप हिफाजत नहीं करेंगी वो स्प्रेड होगा, फैलेगा। तो इसमें जो ख़तरनाक बात आई थी वो ये थी कि ये 6 फीट के फासले से गेट कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो उसमें ये होगा कि आपको फिर वही मास्क लगाने होंगे, आपको फ्लू के लिए जो है वो रुमाल आपको अपने साथ रखना है, आपको आपने छींकना है, स्नीजिंग करना है, खांसना है, समझे ना। तो इन सब चीज़ों को केयर करेंगे, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो 6 फीट तक का फासले पे जो शख्स मौजूद है वो उसके जो जर्म्स हैं वो जाएंगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं हम लोग इसे, तो वो सब पहुँचेगा, उसको भी डैमेज होगा। फिर वही क्राउड का मसला आएगा, घर में गए अफराद थोड़ा डिस्टेंस से रहें, यानी एक जगह बहुत सारे लोग हो गए तो उनको फैलेगा। एहतियात तो आपकी सब वही हैं बीमारियों वाली, सब इसमें भी आपको वही करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, आपने फ्रूट्स भी उसी तरह खाने हैं, अपना ख्याल भी बिल्कुल उसी तरह रखना है, लोगों से दूर भी उसी तरह रहना है, अपने रिश्तेदारों से भी और बाहर जिनसे जा रहे हो उनसे भी, ये नहीं किसी से अगर मतलब नाराजगी हो सोशल स्टेटस बरकरार रखना हाँ तो ये आप लोगों ने करना है और ट्रीटमेंट भरपूर लेना है। ये नहीं सोचना कि नहीं ऐसा है कि बस अब तो इतना मुश्किल नहीं होगा। अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि डेथ भी हो सकती है, तो आपने केयर अपनी लाजमी करनी है, ये चीज़ ज़रूर रखनी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मौसमी बीमारियों पे आ जाते हैं, जैसे मौसमी फल होते हैं, तो अब जरा मौसमी बीमारियों पे आ जाते हैं, क्योंकि अब मौसम जो है ना, सर्दी का मौसम, कराची वालों को तो अल्लाह हाफिज कर चुका, बस कोने पे है दरवाजे के वो जा रहा है, और हम कराची वाले अब दुखी हो रहे हैं कि फिर से गर्मी आ जाएगी। तो अब डॉक्टर साहब, जाती हुई सर्दी और आता हुआ नया मौसम, ये जो दो चीजें हैं, अब कौन सी बीमारियां होंगी और उनको हम लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है? सही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत समा है ये कि हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और नए अच्छे मौसम का, यानी नए जो मौसम है उससे मौसम बहार कहते हैं। ये 15 फरवरी के बाद से शुरू होगा ये और आगे जग जाएगा 3 महीने। बाहर का मौसम बाहर होता है और आपको पता है कि जितने भी ये येलो पत्ते हैं ये सब झड़ जाएंगे और नए और ग्रीन और खूबसूरत पत्ते और फूल सब वो बनाएंगे, एक नया समा पैदा होता है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि ये मौसम इतना अच्छा होता है, ना इसमें सर्दी है ना बहुत गर्मी है, ये बाहर है। इसको कहते ही बाहर इसलिए कि हर वक्त हर चीज़ में बाहर निकली होती है। तो बड़े गाने भी आए जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा अच्छा एक मौसम होता बिल्कुल है। और इसी में आपको पता है फिर वैलेंटाइन डे भी आ जाता है लोगों के लिए, अगले दिन में सालगिरह भी आ जाती है नहीं खैर, हम लोगों के लिए तो वो बना ही नहीं है डॉक्टर साहब, वो वाला दिन हम लोगों के लिए बना ही नहीं है। हाँ, पर इस तरह बना है कि अब उसको अगर पॉजिटिव लें तो आप अपनी माँ को गिफ्ट दें, माँ को फ्लावर दें, माँ को चॉकलेट दें, बाप को दें, बहन को दें, बहन भाई को दें, हस्बैंड वाइफ को दें। हाँ, दोस्तों में आपस में, मतलब हम लोगों ने ना उसको नेगेटिव, उसके लिए मतलब एक अलग रिश्ते के लिए सिर्फ वो दिन रखा हुआ है। हालांकि मोहब्बत और प्यार का दिन है कि आप अपना प्यार अपने फैमिली को भी दिखा सकते हैं, अपने प्यारों को भी दिखा सकते हैं, तो मना लें, इस तरह से मना लें। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव लें उसको। हाँ, मतलब कहने का ये है कि बाहर हो रही है, हर तरफ खुशी का इजहार है। ये जो मौसम जा रहा है, ये जो जाते हुए हम पे क्या चीज़ें छोड़ के जा रहा है उनको हम एक दो पॉइंट पे ले लेते हैं। देखिए सर्दी का मौसम में वजन बढ़ जाता है लोगों का, समझ। इसकी वजह ये कि उनकी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। सर्दी में हम लोग जब निकलते हैं बाहर कम में, जब निकलेंगे नहीं, खाया पिया और रज़ाई में बैठ गया, ब्लैंकेट ले लिया, तो वज़न तो बढ़ेगा ना। तो एक तो ये वज़न है हमारा। अब ये जब हम बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा, यानी ये अपोजिट हो गया ना, इधर आप घर में बैठे थे, इधर आप बाहर आ गए, जब आप बाहर आ गए तो आपका जो है वेट वगैरह जो तो वापस अपनी जगह आ रहा है। तो एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया आपका। दूसरी बात ये कि ड्राइनेस जो थी, जो बिल्कुल खुश्क आपकी स्किन हो जाती है विंटर सीज़न में, हमें ना हम लोग लोशन और सब कुछ लगाते हैं, फिर बार बार ड्राइनेस हो रही होती है। अब मौसम बाहर में ये चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, आपकी स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया आपकी बॉडी के हिसाब से भी अच्छे हो जाता है आपका। इसके अलावा माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। आप वो चीज़ें जो शुरू में आप ले लेते, बहुत आप टी ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रही हैं आप, और जूसेस वगैरह ले रहे हैं और घर बैठ के ले रहे हैं, अब आप बाहर निकलें तो उसकी सूरत ये होती है, ये जो जूसेस वगैरह आप ले रहे थे वो ठीक है, उसमें एनर्जेटिक थे, उसमें एनर्जी कम हो रहा है, हम कम एनर्जी वाली चीज़ें ले लेते हैं हम हैं। जैसे कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, इनमें कम वज़न, ये वज़न रिड्यूस करती थी, इसलिए कि विंटर में वज़न बढ़ रहा था। तो अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब बाहर निकल के अब आपने सारी चीज़ें खाने पीने शुरू कर दी आपने, है ना, आपने फ्रूट ले लिए, सब चीज़ें। तो ये आपका पॉजिटिव इफेक्ट आया आपकी बॉडी के ऊपर। बच्चे भी खुश हो गए आपके ना, वो भी आप बाहर निकल लें। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी चेंज आ रही है हमारे पास, जो है हमें इसको वेलकम करना चाहिए।
काफ़ी पहले मैंने यही अपने मुल्क में बाकायदा फूलों की नुमाइश हुआ करती थी, एग्जीबिशंस होती थी, मैं खुद भी अटेंड करता मैं भी था, गई हूँ बिल्कुल। समझे ना। अब पता नहीं कुछ अरसे से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या होती हैं तो उनको जो अवेयरनेस नहीं दे रहे, उनको बाकायदा जो अनाउंस नहीं करते। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, खुशी का इजहार हो, फूलों की नुमाइश हो, लोग निकलें बाहर जाएँ अपने, समझे ना। बाकायदा पहले सी व्यू पे हुआ करता था, बिल्कुल, 2 समझे ना, साल पहले मैं भी गई समझे ना, हूँ। है ना, होता था हाँ, बिल्कुल। होता तो अब बिल्कुल भी ऐसे ऐसे ही। कुछ होना चाहिए, बिल्कुल इससे क्या, ये हेल्थी सीज़न कहलाता है। हाँ, हमने बीमारियां अब बहुत देख ली, अब मौसम बाहर का मजा ले थोड़ा बिल्कुल एंजॉय बाहर करें, का मज़ा लेना अच्छी है। ग़िज़ा छोटी छोटी, है ना। अब आपकी ग़िज़ा जो खानी है, अब उसके साथ साथ ये नहीं हुआ कि भाई आपने अगर टिक्के खा लिए तो आप लेट गई, अब आप टिक्के खा लिए, वॉक कर रहे हैं, आप हज़म हो जाएगा, समझे ना। तो ये मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत मौसम अच्छा आने डॉक्टर वाला है। साहब, थोड़ा जी सा हाँ। मैं बाहर की बात आई और सर्दियों की बात। डॉक्टर साहब, सर्दियों में लोग बड़े ये इस तरह के हैवी किस्म के आइटम खाते हैं, जिसमें पाए हो गए और इस तरह की चीज़ें। खैर मैंने इस दफ़ा ठंड में ऐसा कुछ भी नहीं खाया क्योंकि डाइट पे थी, तो इसलिए मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर थी। मैंने अपना मौसम सर्दी का ज़ाया कर दिया। सही है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगले सर्दी में ज़रूर खाऊंगी। तो डॉक्टर साहब, अब गर्मियाँ जैसी ही आती हैं, तो आप तो डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, आप हमें ये बता सकते हैं कि अब सर्दी में तो आपने ऐसी हैवी ग़िज़ाएँ खाई, गरम गरम फ़िश और ये सारी चीज़ें, मसालेदार खूब। अब थोड़ा सा मौसम जब चेंज होने जा रहा है, तो अपनी अपनी खुराक को भी किस तरह से चेंज करना है ताकि आप बीमारी से बच सकें। सही, बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, इंसान जिस तरह से देखिए मौसम बदलता है तो कपड़े चेंज कर लेता हाँ है, मिजाज चेंज कर लेता है हाँ ना, रूम्स चेंज कर लेते हैं। हाँ तो इसी तरह के इस मौसम में भी ऐसा ही होता हाँ है ना। आपकी ग़िज़ा जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब वो जो गरम गरम चीज़ें थी वो थोड़ी हट जाती हैं, ठंडी चीज़ें लेते हैं, जूस फ्रूट ले लेते हैं आप। फ्रूट और जूस हमेशा से हेल्थी ग़िज़ा मानी जाती है, बिल्कुल। और इसमें एनर्जेटिक होती है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये कि ये बेहतरीन है, सेहत के लिए आपके लिए बेहतर होते हैं ये। इसी तरह भी वॉक आपका बढ़ जाता है, आपका जो है बाहर के जो है आपकी जो घूमना फिरना है उसकी वजह से एनर्जी आपकी अच्छी कंज्यूम होती है। ग़िज़ा जो है इन मौसम में लोग इतने ज़्यादा नहीं खाते। इसकी वजह क्या है कि आपकी ये जो विंटर की थी टिक्के वगैरह, अब वो बारबेक्यू हो रहा है। अब इस मौसम में बारबेक्यू नहीं होता, क्या मैंने आपका, आप जा रहे हैं होटल पे जा रहे हैं, वो जो, लेकिन जो हमारा वो जो कल्चर है एक नहारी का और पाए का, शान का, नाश्ते का, वो कल्चर आज भी मौजूद है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो नहीं जाता, वो 12 महीने होता है हाँ समय। जब भी आप अपने जाएंगे, आप घरों से बाहर निकलेंगे, नाश्ता बाहर करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ये आप खाने के बाद वॉक करते हैं, वॉक। वॉक करते हैं, घूमने निकल गए, बागों में निकल गए ना, तो ये वो डाइजेस्ट हो जाता है। सर्दियों में ये होता है कि खा के फिर अपने बिस्तर में गए, समझे ना, रेस्ट कर रहे हैं, तो वो फिर कंज्यूम, बॉडी जो है ना आपकी बल्क हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौसम है, हल्की ग़िज़ा रखें। अब ग़िज़ा का तो फिर वही कंसेप्ट आता है, ऐसे डॉक्टर तो ये है कि बैलेंस डाइट खाओ हैं, आप ओवर डेटिंग डाइट नहीं करें। जैसे आपने बताया कि आप अपनी डाइट कर रही हैं, हर कोई अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। हर शख्स, वो बच्चा हो, बड़ा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर इंसान ग़िज़ा को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। वो अगर वो फैटी है, उसका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर ज़्यादा है तो वो लाजिम बात है ऐसी ग़िज़ा लेगा जिसकी एनर्जी थोड़ा कम, लो एनर्जी वैल्यूज़ वाली जो हमारी ग़िज़ा होती हैं वो लेगा वो। अगर इस तरह का उसका वज़न कम है तो ज़्यादा खाएगा वो। तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ऐसे मौसम में भी लोगों को चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे मशवरा करें कि हमें ऐसा कैसा एटीट्यूड रखें, क्या ग़िज़ा लें और किस तरह से हमने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर डिटेल में आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, मौसम में बहार आ रही है, बहार आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों को तो, अच्छा अगर देखा जाए ना, दिल की बात करें तो कुछ लोगों की बहार ही रहती है, हर वक्त फूल खिलते रहते हैं। अल्लाह सबको इसी तरह की खुशियाँ दे, यही दिली दुआ है कि इसी तरह आप खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में लेके आते रहें, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है कि आपको ज़िंदगी जीने का और हर दिन सुबह उठ के एंजॉय करने का दिल करता है। तो खुशियाँ अगर हों तो इंसान कम लाइफ में भी भरपूर मज़ा ले सकता है, और अगर खुशियाँ नहीं हैं आपकी ज़िंदगी में तो कितनी भी तवील ज़िंदगी हो उसका मज़ा नहीं होता। और खुशियाँ पाने का एक बेहतरीन जो मेरा मेरा एक समझ लें कि एक, मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि इसके बाद तो आप खुश ही रहते हो। मैं कभी किसी बात को यहाँ नहीं रखती। मैं अगर कोई कुछ कहता है तो मैं सेकंड के लिए सुनती हूँ और दूसरी बार उसको सोचती भी नहीं हूँ। बड़े से बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में अगर नेगेटिव होती है तो उसको मैं नेगेटिव देखने के बाद पॉजिटिव सोचती हूँ। और कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते में अगर कुछ लोग आए हैं तो मैंने कहा मेरा रब मेरे साथ है और मैं मेहनत करूँगी। ये सारी चीज़ें करके मैं आगे बढ़ती रही और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ।
इन्हीं चीज़ों को करें, खुश रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर साहब अब ये तो हम मौसम की बीमारियों की बात करें, डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात मैं इस चीज़ पे करूँगी। आजकल जब हम मैं बच्चों पे थोड़ी सी बात करती हूँ कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ़ायदा आज मेरी देखने वाले माओं को भी हो जाए कि वो सोच रही होंगी आज कुछ ऐसा सवाल क्यों नहीं किया यानी कि जिससे हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ हमें पता चल जाता है। डॉक्टर साहब आजकल के बच्चे आप उनको कुछ खिलाएं तो खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आप वो चीज़ें तो खिला सकते हैं जिसके कोई फ़ायदे नहीं है, पर वो चीज़ नहीं खिला सकते जिसके फ़ायदे हैं। फ्रूट्स, दूध और इस तरह की चीज़ें, सब्जियां, सैलड, ये बच्चे नहीं खाते हैं। डॉक्टर साहब फिर अब बच्चों में देखा क्या जाता है कि कमज़ोरी होगी, उनको आयरन की कमी होगी है। अगर वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, उनके सर में दर्द होता है, थकावट हो जाती है, उसी टाइम सो जाते हैं। या तो कुछ बच्चों में, क्योंकि एक दिन मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने वहाँ 2-3 बच्चे आए हुए देखे, तो मैं उनकी माओं से बातें करना शुरू की। मैंने कहा थोड़ा पूछूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं ना तो उसी दिन आते बीमार हो जाते हैं। वो हम बच्चे अब किस तरह से पढ़ें? सही डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो इतनी वीकनेस आ जाती है बच्चों में कि वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, या उनको चीज़ें भी याद नहीं रहती, या वो उनका दिमाग उस चीज़ पे जाता भी नहीं है। अब ये जो कमज़ोरियां हैं इसको दूर किस तरह से किया जाए छोटे बच्चों को? क्योंकि आपको पता माशाल्लाह अब पहले के टाइम पे तो बच्चे गोदों से उतर जाते थे फिर स्कूल जाते थे, अब तो गोद में होते हैं और स्कूल जा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, इंतहाई खूबसूरत और पोटेंशियल क्वेश्चन है आपका ये बच्चों के हवाले से। और ये जो बच्चों का जो आप बता रही हैं, ये असल में पूरा एक सिस्टम है। ये वो बच्चे हैं जो अंडर वेट हैं, या वो बच्चे जिनके वज़न कम है, जिनकी हाइट कम है। ये बच्चे जो है ये सिकनेस इनकी डेवलप हो जाती है उस वक्त से जब आप शुरू से इनका सही फॉलोअप नहीं कराते हैं। देखिए, वो एक बच्चा जो है मदर फीड पर है। हमने ये देखा कि जो बच्चा मदर फीड पर है उसको अगर मदर अपने फॉलोअप अच्छा करती है, 4 महीने में वीनिंग डाइट देगी, 6 महीने में देगी, फिर साल, और डॉक्टरों का चेकअप कराते हैं, तो ये बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्थी होते हैं। इनकी आईक्यू लेवल अच्छे होते हैं, इनकी हाइट अच्छी होती है, सब चीज़ इनके बच्चे अच्छे होते हैं। वो बच्चे जो पूरे 2 साल या 2.25 साल तक दूध माँ का पीते हैं वो हेल्थी होते हैं बच्चे। चमेना उनका भले वो कमज़ोर हो लेकिन माइंड एक्टिव होता है। अब दूसरे बच्चे जो आर्टिफिशियल फीडिंग पे होते हैं वो बच्चे हमारे यहाँ के कमज़ोर होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनको ग़िज़ा पूरी आप नहीं दे सकते। माँ की ग़िज़ा एक मुकम्मल ग़िज़ा कहलाती है, दूसरे ग़िज़ा जो होती है वो मुकम्मल नहीं होती है। आपने दूसरा दूध ऊपर का शुरू कराया, 4 महीने में आपको उसको ग़िज़ा देनी थी वो आप नहीं दे पाती, 6 महीने में दे रही हैं, तो 6 महीने में आप जब वो ग़िज़ा देती हैं जो 6 महीने की वो देती थी, लेकिन आपने शुरू से शुरू नहीं की थी, तो लिहाजा अब वो बच्चा का सिस्टम ख़राब करेगी। यानी वो बच्चे का हाजमा डिस्टर्ब करेगी, भूख उड़ा देगी, उसके जो है पेट का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो है बुखार रहने लग जाएगा। यानी आपका वो बच्चा जो है नॉर्मल वे में नहीं आता। तो हमें ये चाहिए कि ऐसे बच्चे के लिए 4 मंथ पे, 6 मंथ पे, 9 मंथ पे बच्चे का चेकअप कराएं, उसका जो है सीपी वगैरह कराएं, उसका जो है कैल्शियम लेवल देखें, उसका विटामिन D3 का लेवल देखें। ये चीज़ें इनमें कम हो रही होती हैं। अब वो बच्चे जो स्कूल गोइंग हो जाते हैं, मैं मुख्तसन करके ना स्किप कर रहा हूँ चीज़ों को। अब वो बच्चे जो स्कूल गोइंग हो गए, स्कूल गोइंग का जो हमारे पास जो पीरियड आता है वो 5 साल से 12 साल का जो एक्टिव पीरियड होता है। उसके बाद बच्चा हमारा बड़ा हो जाता है, 12 साल के बाद पे वो आगे चल जाए। ये बच्चे जो 5 साल और 12 साल के दरमियान जो होते हैं, इनको स्कूल जाने से पहले एक कंप्लीट चेकअप होना चाहिए डॉक्टरों के पास। वो लेके जाएँ, उसका वेट करें, उसकी ग़िज़ा को चेक करें, उसकी हाइट देखें, अब आप उसको स्कूल में ज्वाइन कर दें। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं है। मेरा वो बच्चे जो स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, जो बड़े स्कूल हैं, वो अपने तौर पे चेक कर लेते हैं, बाकी कहीं कोई चेकअप नहीं होता। बच्चा उस वक्त होता है कि जब सुबह उठने के लिए उसको चक्कर आ गए
वो गया हॉस्पिटल, जो आपके स्कूल गया, वहाँ से आधे रास्ते वापस आ गया कि भाई ये तो बच्चा जो है इसको चक्कर आ रहे हैं, इसको उल्टी हो रही है, इसकी जो है पावर इसकी कम हो रही है। इसकी वजह ये है कि उसको चेकअप नहीं किया गया। जब इनको चेकअप किया गया तो मेजर इनको 3 बीमारियाँ निकली, कमी निकली। एक आयरन की कमी निकली, एक कैल्शियम की कमी निकली, एक D3 कम निकला इनका, और बाज़ औक़ात जिंक भी कम निकलता है इनका। जब ये कम निकलते हैं तो ये बच्चों की कैसे ग्रोथ होगी? ये तीनों चीज़ें जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मिनरल्स कहलाते हैं। ये वो नहीं है जो हम कहा कि हमने कहा ग़िज़ा खा ले, कार्बोहाइड्रेट ले ले, हमने कहा दूध भी पी ले, प्रोटीन ले रहा है, हमने कहा कि इसका जो है फैट भी ले रहा है। ये इनसे हटकर हैं चीज़ें जो बच्चों को एक्टिव करती हैं। ये मिनरल्स कहलाते हैं, मिनरल साल्ट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए। आपको जब भी ये चीज़ें देखें कि कोई चीज़ की कमी हो रही है, एक तो ये कि अपने डॉक्टर से रुजू कर लें फौरी तौर पे, उसका आयरन पूरा करें, उसका जो है जिंक पूरा करें, उसका D3 पूरा करें। हर चीज़ का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बेहतरीन मौजूद है, हर चीज़ का। आप बच्चों को लेके जाएँ, वो जो है फ्रिक्वेंटली वो उसको आप देंगे, आपको कोई हफ्ते के देता है, कोई फोर्टनाइट देगा, या महीने का आपको ट्रीटमेंट देगा। ये बच्चे जैसे जैसे वो लेंगे ये गेन करेंगे अपने वक्त को, अपने वज़न अच्छा करेंगे, अपना खाना पीना बेहतर करेंगे। आप देखिए ये बच्चे हेल्थी साबित हो जाएंगे, बजाय इसके कि आपने एक दफ़ा गए, आपने देखा बच्चा को उल्टी हो गई या बच्चा कमज़ोर है, आपने डॉक्टर का दवाई लेके आ गए, वह ख़त्म, फिर जाके आना जाना शुरू कर दिया उसने स्कूल, फिर एक वक्त आ गया। हमें जो है ना बच्चों को खुसूसी तौर पर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। मैंने एक विज़िट किया था बाहर के मुल्क में, तो मैंने जब देखा कि भाई ये बच्चे पेरेंट कैसे उनको पाल रहे हैं, तो मोस्टली वहाँ की जो हुकूमत है उन बच्चों को, उनके हॉस्टल बने हुए हैं बच्चों के, छोटे बच्चों को वो लोग ले लेती हैं और उसका पूरा चेकअप करके उनका पूरा रूटीन चल रहा है, तालीम चल रही है उनकी। और जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप के हवाले कर दिए जाते हैं, फिर वो शादियाँ वादियाँ हो जाती हैं। हमारे यहाँ ना सिर्फ ये कि बच्चों को कोई सरपरस्ती करता है, बल्कि वो बच्चे जिनकी जो ग़िज़ाएँ हैं, जैसे दूध है वो इंतहाई महंगे, उनकी दवाइयाँ इंतहाई महंगी, उनकी जो रहने तरह के कंसल्टेशन है डॉक्टरों की वो इंतहाई महंगी। तो जब ये चीज़ होंगी तो बच्चे हमारे नॉर्मल कैसे होंगे? नहीं हो सकते। जिनकी माली पोजीशन बेहतर है, बच्चों जो पेरेंट हमारे यहाँ जो सफ़ेद पोश हैं और अच्छे लोग, वो अपने बच्चों को चेकअप करा लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन गरीब का बच्चा तो कुछ भी नहीं कर सकता। आजकल आपने देखे गरीब के जो बेचारे अपने टोटके करते हैं वो, अभी मैंने पीछे दोनों एक मैं पोस्ट देख रहा था कि वो किसी ने कोई दवाई वगैरह बच्चों को, छोटा न्यू बॉर्न बेबी है, उसने कोई दवाई वगैरह गुट्टी है या कोई मुँह से पिला दी उसको, और वो शायद डेट एक्सपायर की थी, वो पूरा गैंग्रीन टाइप का हो गया मुंह अंदर से। जब अंदर से मुंह को देखा गया तो उसकी तस्वीर थी तो गैंग्रीन टाइप ब्लूइश हो रहा है पूरा। तो यार ये सब मैं समझता हूँ ये इतनी चीज़ें डेंजरस क्यों हो रही हैं? ये माँ जो सबसे ज़्यादा समझदार कहलाती है वो क्यों ऐसा कर रही है? वो फौरी तौर पर डॉक्टर क्यों नहीं दिखा रही है? डॉक्टर साहब माँ को मैं समझती हूँ, माजरत के साथ अगर कोई मुझे देख रहा है और उसकी दिल आज़ारी हो रही तो मैं पहले माफ़ी चाहती हूँ कि माँ को पढ़ा लिखा और इतना शऊर उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि तालीम जो है वो हमारे अंदर शऊर पैदा करती है। इतना शऊर एक माँ के अंदर होना चाहिए, इतनी तालीम याफ्ता होनी चाहिए कि वो अपनी औलाद की परवरिश अच्छी कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और कम से कम ये टोटके जो खुद कर रही है वो कम से कम मशवरा तो कर ले ना किसी से। अब उसको क्या पता, उसने कहा कि चलो, उसने कहा गुट्टी सही, अब ला के दे दी, कम से कम उसकी डेट तो देख लो कि डेट एक्सपायर तो नहीं थी। मुझे तो ये लगा इस बच्चों को डेट एक्सपायर्ड चीज़ लगाई गई है सामने ना। तो यार ये क्यों हो रहा है इतना? चले जहालत है हमारे मुल्क में, लेकिन फिर भी हमारी माँ, यहाँ की माँ जो बड़ी समझदार होती है, बाप भी समझदार है, कोई घर में एक और बुजुर्ग हो उससे मशवरा कर लो। तो आज का मेरा मैसेज यही है, आप खुदा के लिए अपने बच्चों को अपनी मर्जी ना करें, आप डॉक्टर के पास जाके मशवरा करें। एक अच्छा डॉक्टर आपके बच्चों को सेव कर लेगा, आपकी लाइफ मुश्किल जो होने से बच जाएगी। इसलिए कि बच्चे बीमार होंगे तो माँ बाप परेशान होंगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने तबके टोटके ख़त्म करें और डॉक्टर से मशवरा करके बच्चों को दवाई करें। अब वही बच्चे जो आप मैं बता रहा हूँ कि जेंडर, अगर स्टार्टिंग से हम अच्छी ग़िज़ा दे रहे हैं, अच्छी मेडिसिन दे रहे हैं, ग़िज़ा दे रहे हैं, तो आप मुझे खुद बताइए कुकिंग बच्चे बहुत हेल्थी नहीं होंगे? बेहतरीन होंगे ना। जब IQ लेवल बड़े होंगे, और वो जो कहते हैं कि यही बच्चे कौम के मेमार हैं, आगे जाके यही तो आपके मुल्क को संभालेंगे। तो हमें इनका बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी चीज़ मैं इस पे बात करूंगी, फिर मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करूंगी। मैं आज ज़रा थोड़ी साइड चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कामयाब हो जाऊँ उस पर। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जैसे हर 6 महीने के बाद मैं अपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। मुझे ये होता है कि बस मुझे तो सेहतमंद रहना है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं जिसे अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे हेल्दी रहना है। तो मैं हर 6 महीने के बाद अपने सारे ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। अब बच्चों के लिए मुझे बताएं कि क्या
उनके भी इस तरह से टेस्ट होने चाहिए, बिल्कुल होने क्योंकि चाहिए। हमें नहीं पता जो बच्चा ऊपर से हेल्दी नजर आ रहा है, पता नहीं अंदर से कितना वीक हो, या अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी जन्म ले रही है जो हमें अभी नहीं समझ आ रही। सही। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात करी आपने, और हम जोर इसी बात को देते हैं कि एक रूटीन का चेकअप बड़ा ज़रूरी होता है। वो बच्चे हों, बड़े हों, ओल्ड एज हों, तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। इसलिए मैंने कहा था जैसे कि बच्चे कौम के मेहमान हैं, ये आगे जाके आपके मुल्क को संभालते हैं, तो इनकी सेहत का ख्याल भी रखना सब पे फ़र्ज़ है। सिर्फ माँ बाप पे ही नहीं है, डॉक्टर भी हैं, असातिज़ा भी हैं, सबका फ़र्ज़ है कि उनका केयर करें। इनके जो रूटीन के चेकअप है वो ज़रूर कर लिया करें। यानी जैसे सिंपल कल्चर है, सीपी कर लिया हमने, कैल्शियम कर लिया, आयरन कर लिया है, और दूसरे मिनरल्स हैं हमारे D3 वगैरह हम कर लें, तो ये पे हमारी अप्रोच हो जाती है। बच्चे का वज़न रूटीनली करना चाहिए। यानी अभी आपका बच्चा जैसे न्यू बॉर्न हुआ वो कर लिया, 3 माह पे कर लिया, 6 पे कर लिया, 1 साल पे कर लिया। आपका बच्चे का वज़न ही बहुत कुछ बता देता है कि आपके बॉडी में बच्चे के क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है। देखिए ज़्यादा खिलाना या वज़न का ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात नहीं है ना। वैसे कहते हैं मक्खी तंग करे तो कोई याद करता है। अच्छा। आपको काफी देर से तंग कर रही थी, मैं देख रही थी, अब वो बिल्कुल। आपसे हटके मुझ पे आ गई है। या वो असल में हुआ कि जैसे जब मैंने शुरू किया था तो मैं बड़ा खुश था कि आज मक्खी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसने बीच में हमें डिस्टर्ब कर दिया, उसने कहा मैं मौजूद हूँ। जैसे हम तो वो लोग हैं कि मक्खी भी तंग करती तो हम कहते हैं चले इससे भी खुश होने दें, इससे कोई भी बात कुछ नहीं। होने अच्छा डॉक्टर साहब जी। या तो हमें चाहिए कि हमें रूटीन के चेकअप बड़े ज़रूरी होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम आयरन का चेकअप कर लें, हम D3 का कर लें, जिंक का कर लें, अगर हम इतने भी 3 भी टेस्ट कर लें, मैं ये समझता हूँ हमारे बच्चे हेल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ा ज़रूरी है और करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब मैं सियासत पे आऊँगी, क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे मैं आना भी नहीं चाहती और जिस पे मैं आ भी जाती हूँ, ये भी चीज़ है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये अब मुल्क के हालात पे हम बात करते हैं। मुल्क के हालात, महंगाई, चीज़ों के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब जिस तरह से मैं लोगों को देखती हूँ, क्योंकि मैं तो कराची में हर इलाके में जा रही होती हूँ, तो मेरे हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है, फिर उन लोगों की चीज़ें मैं सुनती हूँ। तो अच्छा, मैं जब लोगों की तकलीफ़ सुनती हूँ तो मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ कि घर जाके मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। मैं इस मामले में बड़ी सेंसिटिव हूँ। अब थोड़ा सा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत को किस तरह के फ़ैसले करने चाहिए, और आवाम जो है अभी इस टाइम पे उनको अपने आप को संभालना अगर है कि अल्लाह ना करे कि वो नफ्सियाती मरीज़ हो जाए इतनी ज़्यादा परेशानी की वजह से, वो अपने आप को किस तरह से एज अ डॉक्टर आवाम को आपने मशवरा देना है, और अगर मैं बोलूँ कि एक तज्ज़ियाकार हो के आपने थोड़ा सियासत के हवाले से ये बात करनी कि मुल्की हालात को हम किस तरह से थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। और देखिए कुछ भी कर लें, सियासत को आप अपने मुल्क अलग नहीं कर सकते, अपने मिजाज से आप अलग नहीं कर सकते। देखिए हम शुरू में एक बात कर रहे थे, मौसम बहार। ये बाहर का मौसम को एंजॉय आप जब करेंगे जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप वहाँ पहुँच के कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, कोई अच्छी, हम कह रहे थे कि बच्चे कमज़ोर हैं, उनको अच्छी ग़िज़ा का ख्याल करो, तो अच्छी ग़िज़ा के लिए तो पैसे चाहिए ना। मगर आपकी हुकूमत ने सॉरी ऐसा कर दिया है कि आपके पास कोई पैसा ही नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तेल नहीं है। तो यार ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि ये चीज़ें आवाम को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे, इजीली प्रोवाइड करे। हमारे यहाँ ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं छोटा सा मुख्तसर सब इतना कह दूँ एक जुमले में कि अब तो वाकई ये दिल चाहता है कि या तो आप मुल्क छोड़ के चले जाएं या हम चले जाएं या कोई नए लोग आके वो हमारा मुल्क को संभालें। कुरान में मौजूद है ये कि जब भी मुश्किलात होती हैं, कर लेते हैं बिल्कुल देखिए कुरान में ये मौजूद है कि अल्लाह तब परेशान होते हैं ऐसे लोगों से, तो वो कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारे चेहरे नहीं बदल देंगे, नए लोग ले आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा, ये सब लोग नहीं भाग दौड़ संभाल लेंगे। तो ऐसा ना हो कि ऐसा ही हो। ये पुराने लोग क्यों नहीं मुल्क को समझते, क्यों नहीं मोहब्बतों को पैदा करते? अपने जो मुल्क की मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है, उसको उजागर करना चाहिए ना, बजाय इसके कि एक कुर्सी की जंग है, ऐसी जंग है कुर्सी की जो मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई हल निकलता है। जो भी आएगा फिर वो उसके साथ फाइट करेगा। दूसरी जो पार्टी हमारे पास जो अपोजिशन होती है, उसको वो ऐसी अपोजिशन होती है कि जिसके दिल में है ही नहीं कि दूसरे को बर्दाश्त कर सके, वो उसने आते ही फिर शोर शराबा कर देना है। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे जो चीफ जस्टिस हैं और जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए, इसलिए कि कुछ भी हो यही दो पार्टी मेन मुतासिर होती है। आपका मुल्क
ख़त्म होने लगेगा तो जस्टिस आएंगी बीच में, आपके इस्टेब्लिशमेंट बीच में आएगी मुल्क को बचाने के लिए। मगर जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? वो तो रोना रोएगी कि भाई हम तो बॉर्डर लड़ रहे थे, बॉर्डर पे आपने मुल्क को चलने नहीं दिया। तो रिजल्ट यही निकलेगा। फिर हम कहते हैं कि भाई आर्मी आ गई और इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को संभाल लिया आपका, तो वो भी संभालेगी तो कहाँ से लाएगी? आपको बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक पॉलिसी मरतब करें, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करें। अब जैसे यही था इमरान खान का छोटा सा एग्ज़ाम था कि आपने असम्बलियाँ तोड़ दी, सब कर दिया, ठीक है, आपका मर्जी था। लेकिन मेरे नज़दीक अब आप देखें जैसे ही असम्बलियाँ टूटी, आपके जो है फवाद चौधरी अरेस्ट हो गए। आपने देखा आपने शेख रशीद अरेस्ट हो गए। क्यों? इसलिए कि थोड़े से वक्फे पे आपने अपोजिशन को मौका दे दिया कि वो अपना हरबा इस्तेमाल करे। शमीना, इनको मैं नहीं समझता हूँ कि इन्होंने अच्छा किया, मेरे नज़दीक अच्छा काम नहीं था। असम्बलियाँ नहीं तोड़नी थी। जो भी डेट थी इलेक्शन की उसका वेट करो, क्योंकि जो भी अपोजिशन है वो बहुत कुछ करना जानते हैं। हर कोई किसी को आप कमज़ोर ना समझे। तो हुकूमत जो आती है वो अपोजिशन को कमज़ोर समझ लेती है और अपोजिशन जो है कुरान को कमज़ोर समझ लेती है। ये एक अजीब सिलसिला है, बिल्कुल है। मैं समझता हूँ अल्लाह से दुआ करें कि खुदा के लिए हमारे लोगों में मोहब्बत पैदा हो, हमारे में कॉन्शियस लेवल बढ़े, एक दूसरे की मोहब्बत करेंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। मुल्क को ख़त्म होते देर नहीं लगती है, फिर बाद में पछतावा रह जाता है। अभी आपके पास मौजूद है, आपको ऐसा कुछ कर लें जिससे आपको सर्वाइव हो सके, हम सब बैठ के खुशी खुशी मौसम बाहर का मज़ा ले सकें। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आवाम परेशान हुई हुई, आप यकीन करें कि लोग मैं तो कुछ शोज़ करके ना ऐसी दिल बर्दाश्ता हो गई, मैं सच कह रही हूँ कि कुछ औरतों से मेरी बात हुई और उन्होंने जिस तरह की बातें मुझे बताई है ना, तो मैं, आप यकीन करें, अभी मैं अगर कोई चीज़ ख़रीद रही भी होती हूँ, मेरे जहन में वो लोग बस चुके हैं। मतलब मैं एकदम से मेरा माइंड उस तरफ जाता है। मैं कुछ अच्छा खा रही होती तो मेरा दिमाग उस तरफ जाता है कि यार मतलब लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। खैर अपने लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इस काबिल, इन हालात में भी अल्लाह ने इतना सब कुछ अपनी नेमतें दी हुई हैं, इसका रब का बहुत शुक्र है इस मामले में। पर जिन लोगों के पास नहीं है उनको नहीं है। देख के बड़ी तकलीफ़ होती है। डॉक्टर साहब फिर थोड़ा सा अगर हम इस तरफ आएँ कि एक टाइम गुजर चुका है और जो सैलाब आया, जो लोगों के घर सिंध में हमारे उन जगहों पे टूट गए, जो घरों से बेघर हो गए, आज तक उनका कुछ नहीं बन पाया कुछ और नहीं बहुत हुआ। ज़्यादा परेशान। अब देखिए इस पे भी तो कुछ बात होनी चाहिए ना, इस पे भी तो काम होना चाहिए। हम लोग बस बिल्कुल। उसी टाइम जो शोर था, अब तो कुछ, मुझे तो आप आवाज़ें नहीं आ बिल्कुल रही। सही कह रही हैं। देखिए जो हुकूमत है उसने कहने लगी कि मैंने कोई पता नहीं कितने अरब रुपए इन पे लगा दिए। हमें नहीं लगता कि ऐसा सब कुछ हुआ है। अगर यही वो सब कुछ लेके अगर थोड़े से मकानात ही बना के अलग से दे देते हो, को दिखा दे भाई ये ले, लोग चले गए, तो भी बेहतर था। अब पता नहीं किस तरह से मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। जो है एक चीज़ हो जाती है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, बाद में वही बात है, हम पछताते हैं। लेकिन इनके पास तो पछताने का भी नहीं, इनका तो कॉन्शियस लेवल नहीं है इतना। हमारे लोगों का, हमारे सियासतदानों का, जो हमारे सरबराही कर रहे हैं, जो हमारे लीड कर रहे हैं, उनके पास इतना सेंस नहीं है, कॉन्शियस लेवल नहीं है कि वो एहसास कर सकें अपने मुल्क की कमज़ोरियों को देखे, अपने बच्चों को देखे। तो ये बड़ा अजीब एक अलमिया है ये। मैं ही समझता हूँ कि देखिए ये सब चीज़ें प्रॉपरली होना चाहिए था। कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, कहाँ चले गई, कहाँ हो, कुछ पता नहीं है क्या हुआ ऐसा। तो जब तरह से ऐसा होगा, आप देख लें कि हर आने वाला कल पहले से ख़राब हो रहा है। आपका मुल्क डिटोरेट कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, आपका जो है डिक्लाइन हो रही है आपके मुल्क की। मैं समझता हूँ कि एहसास करना चाहिए हम सबको और कोशिश करें कि हम आपस की जंगों को छोड़ के, आपस की अना को छोड़ के अपने वो अना को लाएं जो आपको मुल्क को डिज़र्व करता है। अपने अल्लाह को समझें, अल्लाह को मानें, अपने रसूल को समझें। देखिए एक लोगों को समझेंगे तो खुदा इंशाअल्लाह सबकी मदद करेगा और मुल्क हमारा सर्वाइव कर सकेगा। बिल्कुल, बेशक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, कुछ सियासतदानों की हम तकरीरें भी सुनते हैं, फिर कुछ सियासतदानों की हम कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, फिर उनका जो बात करने का अंदाज़ है हम वो भी देखते हैं, फिर उनकी जो गंदी तरीके से जो गुफ्तगू की जाती है जिसमें गंदे अल्फाज होते हैं, हम वो देखने के बाद हम बड़े फ़ख्र से लिखते हैं कि भाई ये गुड जॉब और ये और वो, हम बड़ा उसको ना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। हालांकि हमें ये चाहिए कि जिनके अल्फाजों में सफाई नहीं है, जिनके अल्फाजों में पाकीज़गी नहीं है, जिनके अल्फाजों में पॉजिटिविटी नहीं है, जो बात करते हुए ये नहीं सोचते कि हम किसी के किरदार पे बात करें, जो कि मेरा रब भी कहता है कि किसी का एक ऐब अगर ढकोगे तो मैं तुम्हारे 100 ऐबों पे
पर्दा डालूंगा। जिन लोगों को, जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप ये बताएं कि वो हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाएंगे। खुदारा आप लोग भी सोशल मीडिया पे बैठ के नेगेटिव वीडियोस को शेयर करना बंद कर दें और उन पे पॉजिटिव कमेंट्स देना या फ़ख्री अंदाज में कुछ लिखना ख़त्म कर दें, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। बल्कि वो चीज़ें अच्छी हैं कि जो लोग बैठ के पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, आप उनकी चीज़ों को शेयर करें, आप उनको अप्रिशिएट करें, ताकि वो और बेहतरी करें हमारे मुल्क के लिए। तो अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।